स्वराज आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जो बदलाव होने की संभावना जो इस तरह से कमीशन के द्वारा लगाया जा रहा है, किया जा रहा है, जो अलग प्रकार से जो उसमें बातें आ रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए स्वराज आईएएस की टीम के द्वारा जो एक यूनिक लेक्चर सीरीज प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें किसी भी विषय की समझ के साथ पढ़ने की जो प्रणाली है और साथ में जो है सूचना, कुछ मात्रा में सूचना आधारित जो अध्ययन की जो प्रणाली है, उन दोनों को साथ में लिए हुए हैं। मतलब ये है कि हमारा जो अप्रोच है इस लेक्चर का, कि हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है स्टडी की बात कर रहे हैं और साथ में जो है लिमिटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टडी की बात कर रहे हैं। और लगभग जो है यूपीएससी की तैयारी में जो है इन दोनों बातों को जो बहुत महत्व दिया जाता है। एक होता है समझ के साथ में तैयारी होता है और एक होता है सूचना के साथ में तैयारी होती है। ये तो ज़्यादातर हम ये समझ रहे होते हैं कि यूपीएससी का जो पैटर्न है या फिर उनके जो तर्ज है, ये कहा जाए कि वहाँ एक मौलिक समझ की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मगर साथ में उसके उस समझ को बेहतर बनाने के लिए कुछ सूचनाओं की भी आवश्यकता होती है। तो हमें दोनों बातें ध्यान में रखना है, मगर केवल सूचना के बेसिस पर ही हम तैयारी करेंगे, तथ्यों को बस इकट्ठा करेंगे, इस तरह का नहीं होगा। हमें तथ्यों को जो है एक उचित प्रकार के तथ्य की आवश्यकता ही पड़ेगी। उन तथ्यों को सही प्रकार से हम क्लासिफाई कर पाए, उनका सही प्रकार से प्रोसेसिंग कर पाए, ठीक है, और साथ में उनका फिर विश्लेषण भी हम कर सके, विश्लेषण करके हम एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो हमारा जो अध्ययन का जो अप्रोच है, जो उपागम है, वो कुछ इस तरह का होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने, जैसे कि इसके पहले भी अपने जो इस लेक्चर सीरीज में जो है भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था पर मैं लगातार लेक्चर कर रहा हूं इनमें से, जिससे आपके जो है एग्जाम की तैयारी जो है नए रूप में आप उनको और मजबूत कर सके और जो अंतिम चयन की सूची है उसमें अपना नाम सुनिश्चित कर सके। इसके पहले कि जो है मैं इसमें इस सीरीज में जो है राज्य क्या होता है, सरकार क्या होता है, उसमें शासन के सरकार के स्वरूप क्या होते हैं, सरकार क्या होता है, सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार के स्वरूप क्या होते हैं, इन सब बातों पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। पुराने वीडियो में जाकर के आप उसका और फिर से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप वो, ठीक है, अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए। आज की इस सीरीज में जो है, इस लेक्चर में जो है हम अभी जो डिस्कस करेंगे वहाँ है वो एक ही टॉपिक का है। हम एक ही टॉपिक को लेकर चल रहे हैं अभी इसमें, कि वहाँ है राज्य व्यवस्था और शासन के प्रारंभिक तत्व, जिनमें जो है इसमें हम शासन के, राज्य व्यवस्था और प्रशासन के जो बहुत मौलिक जो संकल्पनाएं हैं, उस मौलिक संकल्पनाओं को हम समझ रहे हैं। जैसे कि ये इसके पहले जो डिस्कस कर चुके हैं वो तो ठीक पहले पुरानी बात हो गई। आज की इस लेक्चर में हम जो है शासन व्यवस्था का स्वरूप को समझने जा रहे हैं। ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात हो सकता है। ये शासन व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि एग्जैक्टली जो है जिनके माध्यम से सरकार के द्वारा शासन जिस स्वरूप में किया जाना है, ये वो स्वरूप है, या फिर उसका जो नेचर किस प्रकार का होगा शासन करने की है, तो शासन करने की जो स्वरूप होगा, जो उनकी ढांचा किस प्रकार का होगा, या फिर कह सकते हैं उनके शासन के जो ढांचा जो होगा, वो स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो ये पूरी जो है विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जो है अलग अलग प्रकार की शासन की प्रणाली होती है, ठीक है, और उनमें से हम कुछ प्रमुख शासन प्रणाली की बात करेंगे और साथ में जो है भारत में शासन की प्रणाली किस प्रकार की है उस पर हमारा मुख्य जोर होगा। तो देखते हैं पहले जो शासन की प्रणाली है, शासन का जो स्वरूप है, उनमें पहला जो स्वरूप होता है वह है एकात्मक शासन की व्यवस्था। एकात्मक शासन की व्यवस्था, इनको जो है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी एकात्मक शासन की व्यवस्था, या फिर जो है इनको और भी कुछ अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि इनको जो है एकक शासन की व्यवस्था, या फिर जो है इनको जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था, या फिर जो है इनको एकीकृत शासन की व्यवस्था, या फिर इंग्लिश में यूं कहा जाए इनको इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है एक्चुअल में इनको। तो इस प्रकार से जो है एक शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरी शासन व्यवस्था या पूरी शासन व्यवस्था का संचालन या उनका जो केंद्र बिंदु वो होता है, केवल एक होता है। केंद्र बिंदु एक होने का मतलब ये है, जिससे कि उनको बहुत सामान्य भाषा में आप आसान रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि ये भारत है, ये हमारा भारत है। अब इस भारत अर्थात इंडिया की जो शासन व्यवस्था है, जो शासन की जो प्रणाली है, यदि वहां पूरी शक्ति, शासन का पूरा जो है केंद्र बिंदु केवल एक है, पूरा केंद्र बिंदु जो है एक है, पूरे
राष्ट्रीय स्तर पर जो है केंद्र है, सबसे सर्वोच्च स्तर में जो केंद्र है, वही निचले स्तर में जितने उनके क्षेत्रीय इकाई है, निचले उनकी जितनी भी क्षेत्रीय इकाई है, अब क्षेत्रीय इकाई को आप उनको प्रोविंस के रूप में देख सकते हैं या फिर जो है उनको आप स्टेट के रूप में भी देख सकते हैं, प्रांत या फिर राज्य, जो इस नाम को आप चाहें, जिस नाम को आप देना चाहें। जैसे कि भारत में हमने राज्य के रूप में नाम दे रखा है, अब उसके बाद फिर जो है वहां से और भी छोटी निचली स्तर में हो सकता है। मतलब ये हुआ कि भले यहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर जो है छोटी छोटी इकाई है, मगर पूरी शक्ति का जो स्रोत है, पूरी शक्ति जो है निहित होगी, वह होगा इस केंद्र में, इस केंद्र में। ये इसी वजह से इस शासन की व्यवस्था को जो है केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस शासन की व्यवस्था में पूरी शक्ति, संपूर्ण शक्ति शासन का वहां केंद्र में निहित होती है। इसीलिए इनको एकात्मक शासन भी कहा जाता है। एकात्मक का मतलब यहाँ हो गया, बहुत स्पष्ट समझ में आ चुका होगा कि अब यहाँ जो पूरी शक्ति जो है, पूरा शासन का निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण वो पूरी तरह से केंद्र का होगा। केंद्र के द्वारा इस तरफ जो क्षेत्रीय जो इकाई है उनको निर्देश किया जाएगा, उसके निर्देशन में काम करेंगे, और उसके नीचे साथ में जो है और निचली स्तर पर भी ऐसे कोई इकाई हो सकता है। ये तो इस प्रकार से जो है ये संकल्पना में जो है एकीकृत शासन की व्यवस्था, मतलब एक ऐसी शासन की व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्ति जो है केवल एक ही केंद्रीय इकाई में निहित होती है। ये तो हो गया एकात्मक शासन की व्यवस्था की जो संकल्पना है, पहली बात है। अब हम उसकी विशेषताओं पर आगे बढ़ते हैं। एकात्मक शासन की व्यवस्था जो है, इसमें जो है इनकी विशेषताएं होती है। सबसे पहली विशेष बात होती है कि जैसे बता चुका हूं मैं, इनकी संकल्पना में ही यहाँ साकर रखा होता है कि संपूर्ण शासन की जो शक्ति है, संपूर्ण शक्ति जो है वो केंद्र में ही निहित होती है। केंद्र में निहित होने का मतलब समझ में आ चुका होगा कि उसमें कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र में निहित होगा, उस कानून को लागू करने की संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र में निहित होगा। साथ में जो है अगर किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हुआ तो भी उनके समाधान की जो अंतिम शक्ति होगी वो केंद्र में ही निहित होंगी। उसमें जो क्षेत्रीय इकाई होंगे वो केंद्र के अधीनस्थ होंगे, सब ऑर्डिनेट होंगे। वो स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं होंगे, वह उतना ही शक्ति का प्रयोग कर सकता है जितना कि उनको केंद्र से मिले। एक तरह से कह सकते हैं वह केंद्र के अधीन होकर के जो है अपनी शक्ति का प्रयोग हो सकता है। यदि वहां केंद्र है तो केंद्र से नीचे जो उनका जो प्रांत या जो क्षेत्रीय इकाई जो भी है, वो सीधे उसके अधीनस्थ होकर के जो है अपने शासन के कार्यों को संचालित करते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इसी को हम क्या होते हैं, एकात्मक शासन की व्यवस्था। इनमें पहली विशेषता क्या हो गया कि संपूर्ण शक्ति जो है इसमें केंद्र में निहित होगी। ये पहली इनकी विशेषता हो गया। दूसरी बात ये है, मतलब यह है कि अगर पूरी शक्ति अगर केंद्र में है, इसका मतलब ये है कि इस केंद्र जो है बहुत ही शक्तिशाली है, एक सशक्त केंद्र है, एक सशक्त केंद्र है। ये केंद्रीकृत इसीलिए कहा जाता है, इसमें पूरी शक्ति, अधिकार क्षेत्र सबके पास, सब किसके पास में है, केंद्र के पास में है। और इनमें अनिवार्य रूप से वो शक्ति वित्त की वह केंद्र में ही होगा। वित्त की शक्ति मतलब यह है कि जो है सो संसाधनों का जुटाव जो किया जाना है, उनके उपयोग किस प्रकार से किया जाना है, वहां सबका निर्धारण जो है मुख्यतः केंद्र ही करेगा। ये तो पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एकात्मक शासन व्यवस्था में वह जो है कि इस केंद्रीय शासन की व्यवस्था में राज्य या फिर क्षेत्रीय इकाई, अब जिस नाम से भी हमको संबोधित करे, वो राज्य एक केंद्र हो गया, और केंद्र की जो क्षेत्रीय इकाई है, उनकी जो क्षेत्रीय इकाई है, क्षेत्रीय इकाई जिनको आप प्रांत भी कह सकते हैं, इनको आप राज्य भी, जिस नाम से भी चाहे, वहां एक प्रशासनिक इकाई के रूप में अनिवार्यता होगा। यहाँ जो है अनिवार्यतः एक प्रशासनिक इकाई होगा जो इस केंद्र के अधीनस्थ होंगे। वो स्वायत्त प्रकार से अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकते, वहां हमेशा जो है उस केंद्र के अधीनस्थ रहकर ही शासन का संचालन करेगा। इसका मतलब ये है कि क्षेत्रीय इकाई जो है वह शक्ति अगर प्राप्त करता है तो वह केंद्र से ही शक्ति प्राप्त करेगा, ना कि किसी संविधान या किसी विधान से, किसी विधि से।
यहाँ तो होगी इनकी दूसरी विशेषता हो गया। अब तीसरी बात इसमें लेते हैं, दूसरी विशेषता है वहां यहाँ की एक जो राज्य हो गया, इनके जो क्षेत्रीय इकाई होंगे वहां जो है विनाशी होगा। विनाशी होने का मतलब ये है उस राज्य का कभी भी नाश हो सकता है। वहां केंद्र की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उस राज्य का अस्तित्व रहेगा या अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे भारत में भी अगर देख लीजिए आप, इसमें तो राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य के अस्तित्व है वहां केंद्र के ऊपर में निर्भर रहता है, केंद्र पर निर्भर रहता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र इकाई कितने होंगे, कितने राज्य होंगे, कौन सा राज्य होगा और कौन राज्य नहीं होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान जब लागू किया गया उस समय केंद्र को 4 वर्ग में बांटा गया, राज्य को माफ कीजिएगा, राज्य को 4 वर्ग में बांटा गया। का वर्ग थे उसमें कुछ राज्य थे, खा वर्ग थे उसमें कुछ राज्य थे, गा वर्ग कुछ राज्य उसमें, उसके बाद फिर उसमें जो है घा वर्ग ऐसे। मगर 1956 में जो है ये राज्यों के जो वर्ग थे बेसिकली उनको 2 कर दिया गया। 2 कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो है राज्यों का एक पहला वर्ग आया जिसमें 14 राज्य थे, 14 राज्य थे उस समय, 56 की बात कह रहा हूं मैं। अब उसके बाद फिर जो है साथ में जो है दूसरा वर्ग था संघ शासित प्रदेश, उसमें भी कुछ संघ शासित प्रदेश थे। ये तो हो गया 1956 की स्थिति। मगर साथ में हम जो है 2019 के आते आते हमने 2019 के पहले आते थे हम वहां देख चुके थे ऑलरेडी कि उस समय राज्यों की संख्या जो है 29 हो चुका था और साथ में वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी बढ़ चुका था। मगर 2019 के बाद से लेकर के अब तक वर्तमान जो हमारी स्थिति है उसमें राज्यों की जो संख्या है वो 28 हो चुकी है और साथ में जो संघ शासित प्रदेश है वहां उनकी संख्या वर्तमान में 8 है। इसका मतलब अब बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि राज्यों की जो अस्तित्व है वहां इस केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में इसीलिए कहा जाता है कि ये राज्य जो है एक नाशवान राज्य है, इसका कभी भी विनाश या कभी भी नाश इनको संघ के द्वारा किया जा सकता है। जबकि ये जो केंद्र है, ये केंद्र जो है अविनाशी है। अविनाशी होने का मतलब ये है कि इनका जो है कभी भी नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम समझ लिए कि यहाँ एकात्मक शासन की व्यवस्था में राज्य जो है विनाशी होता है, नश्वर होता है, जबकि केंद्र या जो संघ है वहां अविनाशी या अनश्वर होता है। ये हो गई इनकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं। एकात्मक शासन की व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब ये हुआ कि इस पूरी शासन की व्यवस्था को संचालित करने वाले जो विधान, सर्वोच्च विधान है वह संविधान है जो केवल एक ही होगा। इसका मतलब यहां भी हुआ कि इसमें राज्यों का कोई अपना अलग से संविधान नहीं होगा, जैसे कि भारत में है। भारत का संविधान केवल एक ही है जिसका नाम है भारत का संविधान, जिनमें शासन व्यवस्था, हालांकि जो इसमें संघ की शासन की व्यवस्था है, राज्य की शासन की व्यवस्था है, संघ राज्य की शासन की व्यवस्था है, स्थानीय शासन की व्यवस्था है और अन्य अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की शासन की व्यवस्था, उसके बाद बहुत सी बातें इसमें और भी है। मगर यदि वहां एकात्मक की शासन की व्यवस्था है तो अनिवार्य रूप से वहां जो संविधान होगा वहां केवल एक ही संविधान का अस्तित्व होगा। मगर साथ में संविधान जो है उसमें उनका जो है स्वरूप जो है वह अपने स्वरूप में जो है लचीलापन लिया होगा। लचीलापन लिया होने का मतलब ये है कि वहां संविधान जो है लचीला संविधान होगा, नरम संविधान होगा। मतलब उसमें कहने का मतलब यहाँ है कि उस संविधान में बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से, सरल प्रक्रियाओं का जो है पालन करके संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा उसके प्रावधानों में बदलाव या संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भारत का जो संविधान है वहां लगभग इसी प्रकार का कठोरता तो है ही, मगर साथ में वहां एक लचीला संविधान भी है। और इसी वजह से हमने संविधान के लागू होने के बाद से लेकर के अब तक 106 बार हमने संशोधन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था में जो है संविधान एक ही होगा, एकल संविधान होगा और साथ में संविधान किस प्रकार का होगा, लचीला होगा। मतलब ये संविधान जो है कठोर संविधान नहीं होगा। इसका मतलब यही है एकात्मक शासन की व्यवस्था में।
ये तो होगी चौथी विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं इसमें पांचवी विशेषता की तरफ में। ये इसमें विशेषता ये है कि राज्य विधेयकों पर, पांचवा जो इसमें विशेषता है वह है कि राज्य विधेयकों पर, राज्य विधेयक मतलब क्षेत्रीय इकाई के विधेयकों, क्षेत्रीय इकाई के जो विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल में अगर कोई विधेयक पारित किया जाना है उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये समझ लेते हैं, ये अगर मान लो भारत है, अब इस भारत में जो है केंद्र हो गया और केंद्र के जो है अधीनस्थ रूप में चलो हम इस तरह छत्तीसगढ़ स्टेट लेते हैं और इनका जो है यहाँ पर चलो इसके विधानमंडल में जो है कोई विधेयक पारित होनी है, इसके बाद जानते हैं ये, ठीक है। तो समानता आप जानते हैं कि विधेयक पारित किस प्रकार का होता है, सरकार के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ जो है एकल सदनीय है, इसका मतलब यहाँ पर विधानसभा प्रस्तुत कर दी जाएगा और विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद में जो है विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद, विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद उनको वहां से अगर पारित कर दिया जाता है तो वहां राज्यपाल के पास में जाएगा, वहां जो है राज्यपाल के जब जाएगा। अब राज्यपाल के पास में वहां विकल्प होता है कि वहां तो अनुमति दे दे या फिर वहां जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दे, उनके लिए आरक्षित रख दे। इस प्रकार से इस तरह के वीटो में जो इस प्रकार के जो है विधेयकों पर जो है नियंत्रण किसका हो गया, यहां से सीधे कहां तक पहुंच गया, ये केंद्र तक। यहां से कहां तक पहुंच गया, सीधे केंद्र तक। मतलब राज्यपाल के पास से कहां पहुंच जाएंगे, ये सीधे राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे ये। और राष्ट्रपति जो है अब चाहे तो वहां उस पर वीटो कर सकता है, मतलब मनाही कर सकता है उस विधेयकों को अनुमति देने से। तो स्वाभाविक है फिर वहां विधेयक जो है कभी कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार से जो है उस जो राज्य क्षेत्रीय इकाई है उस पर सीधा नियंत्रण किसका हो गया, केंद्र का। इसीलिए कहा जाता है कि सशक्त केंद्र होता है एकात्मक शासन की व्यवस्था में। इसके बाद फिर अगली विशेषता की तरफ चलते हैं, वहां है राज्य सूची की। राज्य सूची पर अगली विशेषता है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब क्षेत्रीय इकाई की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये भारत हो गया और इसमें जो है कोई भी विधेयक, कोई भी एक स्टेट ले लिया, जैसे छत्तीसगढ़ ले लिया हमने, और यहाँ जो है इनको जो अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्थापित कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जिनको आप जो है संघ सूची भी कह सकते हैं या जिनको केंद्रीय सूची भी कह सकते हैं, जिस पर कानून बनाने की शक्ति जो है संघ को अनन्य रूप से प्राप्त होता है। और वैसे ही जो है दूसरी सूची होती है जिनको हम कहते हैं राज्य सूची, जिनको हम कहते हैं राज्य सूची। इस पर जो है कानून बनाने की जो अधीनस्थ जो अनन्य शक्ति है वहां जो है राज्य को प्राप्त होता है। मगर मतलब ये तो हो गया कि संविधान ने दोनों में शक्ति का विभाजन कर दिया, मगर एकात्मक शासन की व्यवस्था में इस प्रकार की भी इसमें प्रावधान होते हैं कि कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में या फिर विशेष दृष्टिकोण से जो है कि राज्य सूची की जो विषय है जिस पर कानून बनाने की शक्ति, इस पर कोई अगर विषय है उस पर कानून बनाने की जो वास्तविक शक्ति है वो राज्य के विधानमंडल को प्राप्त होता है। मगर कभी कभी कुछ ऐसी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है कि राज्य के विषय पर कभी राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से, तो कभी वह अंतरराष्ट्रीय जो करार है, एग्रीमेंट है, संधि समझौते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के दृष्टिकोण से उस विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वहां उसका प्रयोग केंद्र ही कर लेता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है, ऐसा उनको शक्ति प्राप्ति होती है। ठीक, इस प्रकार से यहां हो गया एकात्मक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता। वैसे ही एक और विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वहां एकात्मक शासन व्यवस्था की, वहां है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब अब बहुत स्पष्ट भाषा में, यहाँ बहुत सामान्य भाषा में समझ में आ रहा होगा कि ये सामान्य काल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो शासन व्यवस्था में जो है, शासन व्यवस्था जो है ये सामान्य काल में, शासन व्यवस्था में अगर देखें तो सामान्य काल की बात करें, सामान्य काल में जो है, सामान्य काल में जो है जो राज्य होते हैं, जो क्षेत्रीय इकाई के रूप में, उसमें शासन की व्यवस्था होती है। इसका राष्ट्र प्रमुख होता है, ठीक है, जिसमें इसमें राज्य प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख होता है जिसमें उस राज्य की जो है, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। इसकी कार्यपालिका शक्ति राज्य के प्रमुख के ऊपर निर्भर रहती है और राज्य के जो प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख है, मीन्स राज्यपाल, उस शक्ति के प्रयोग जो है, उस कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकते हैं,
स्वयं कर सकते हैं या फिर वहां अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब वो अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे, तो यही जो है आगे जो हम कह देते हैं कि वह मंत्रिपरिषद ही है अधीनस्थ अधिकारी। तो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही वहां राज्यपाल को जो कार्यकारी प्रमुख है, कार्यपालिका प्रमुख है, वह अपने कार्यों को संचालित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इस व्यवस्था में जो है शासन को संचालित करने की जो व्यवस्था है वह यह है कि कार्यपालिका जो प्रमुख है उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ये एग्जैक्टली जो है व्यवस्था किसी भी देश का एकात्मक है तो इसमें समान रूप से तो वहां इस प्रकार की व्यवस्था जो है स्थापित होता है। अब ये व्यवस्था अगर मान लो जैसे कि मंत्रिपरिषद की अगर गठन नहीं हुआ तो स्वाभाविक है यहाँ पर व्यवस्था जो है शासन करने का ही चौपट हो चुका है, शासन करने की जो व्यवस्था ही चौपट हो चुका है। इसीलिए असामान्य काल, ये क्या है, एक असामान्य परिस्थिति है, इसे कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है एक असामान्य परिस्थिति है, इसीलिए इस काल को कहा जाता है आपातकाल। ये तो हो गया एक आपातकाल बात किया मैंने, जो क्षेत्रीय इकाई परिप्रेक्ष्य में बात किया। मगर ऐसी आपात की स्थिति जो है और भी हो सकता है, और भी होने का मतलब ये है कि कभी हो सकता है कि भारत के पूरा राज्य क्षेत्र है, इस पर कभी जो यहाँ पर किसी देश के साथ में युद्ध छिड़ गया, या फिर जो है किसी ने आक्रमण कर दिया, या फिर जो है सेनाओं ने युद्ध विद्रोह कर दिया। तो ऐसी कुछ असामान्य परिस्थिति है, उस समय जो है इस पूरे भारत की जो संपूर्ण शक्ति है शासन की व्यवस्था की, वो पूरी तरह से केंद्र में निहित हो जाते हैं। मतलब उस समय क्षेत्रीय इकाई जो है वहां स्वतंत्र या स्वायत्त तरीके से कोई काम नहीं करते हैं, वहां पूरी तरह से अधीनस्थ हो जाते हैं केंद्र के। तो उस समय भी ऐसे कर देखे तो शासन की व्यवस्था कैसी है, एकात्मक ही हो जाती है। इस तरह से क्या हो गया, एकात्मक शासन की व्यवस्था में उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आपातकालीन उपबंध। इस एकात्मक शासन की व्यवस्था में जो अगली विशेषता होती है वह है एकल नागरिकता व एकीकृत निर्वाचन की प्रणाली। एकल नागरिकता मतलब यहां पर जो है केवल जो नागरिक होंगे, जो नागरिकता का जो अधिकार प्राप्त होगा, जो किसी व्यक्ति को विधिक परिस्थिति देता है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, विधिक परिस्थिति है। एक्चुअल में नागरिकता का जो अधिकार है या जो नागरिकता की जो संकल्पना है, ये किसी व्यक्ति को विधिक दर्जा देता है, कानूनी दर्जा देता है कि वहां इस पर्टिकुलर राज्य का नागरिक या निवासी है। तो यही कह रहे हैं यहां एक एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में नागरिकता का जो अधिकार होगा, व्यक्ति को जो प्राप्त होगा, केवल एक ही प्रकार के प्राप्त होंगे, वहां पर दोहरी नागरिकता नहीं। जैसे ये ये हमारा भारत हो गया, ये एक्चुअल में देश का नाम हमारा भारत है, भारत अर्थात इंडिया है। तो स्वाभाविक है इसको निवासी होंगे वो भारत के नागरिक, क्या है, भारत के नागरिक। तो इनको कौन सा एक अधिकार मिला, कौन सा नागरिकता का अधिकार मिला, केवल भारत की नागरिकता प्राप्त हुआ। इनको प्राप्त अधिकार क्या है, भारत की नागरिकता का अधिकार है, भारत की नागरिकता का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो है जो क्षेत्रीय इकाई के रूप में जो राज्य है, क्षेत्रीय इकाई के रूप में यहाँ जो राज्य है उसमें राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं, इसमें राज्य की नागरिकता का इसमें कोई प्रावधान नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रचलन जो है किसका है, एकल नागरिकता का होगा। ये भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है, ब्रिटेन में भी इस प्रकार की व्यवस्था है, मगर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का जो है प्रावधान है वहां पर। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका की भी जो नागरिकता होगा और साथ में वहां जो प्रोविंस है उनका भी जो है नागरिकता का अधिकार होगा, दोहरी नागरिकता। मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था है, उसमें एकल नागरिकता की ही व्यवस्था होगा। ये महत्वपूर्ण है, उनकी विशेषता है ये। वैसी जो है दूसरी इसी का और अगला जो हिस्सा हम ले रहे हैं वहां है इस एकात्मक शासन की व्यवस्था में एकीकृत निर्वाचन की प्रणाली होगी। एकीकृत निर्वाचन की प्रणाली होने का मतलब ये है
कि उस पूरे भारत में जो है निर्वाचन को संचालित करने वाली जो एजेंसी होगा, चाहे वहां केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वहां उस राज्य के विधानसभा या फिर विधान परिषद के निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में हो, वहां केवल और केवल क्या होंगे, एक ही होंगे। जैसे कि भारत में जो निर्वाचन कराने वाले जो एजेंसी है, जो आयोग है, वहां केंद्रीय आयोग है, केवल केंद्रीय आयोग है जिसका नाम भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग है। वही बस एक अकेला है। इसीलिए जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रचलन है हमारे यहाँ। ये तो हो गया एकल नागरिकता और एकीकृत निर्वाचन की व्यवस्था। उसके बाद फिर दूसरी बात है, हम कह रहे हैं अगली विशेषता की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। वहां है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो ऑफिसर्स होंगे, इसमें जो सर्विसेज, इस सर्विसेज में जो ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है जो ऑफिसर्स होंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब वर्तमान में भारत में जो है वहां इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, और वैसे साथ में जो है दूसरे जो है भारतीय पुलिस सेवा है, और तीसरा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनको जो है भारतीय वन सेवा के अधिकारी कहते हैं। तो इस प्रकार से तीन हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति संघ के द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है, जबकि इनकी सेवाएं अलग अलग कैडर के माध्यम से वह राज्यों में दिया जाता है। इस प्रकार से यहां हो गया कि यहां नियुक्ति जो है इनकी अपॉइंटमेंट केंद्र के द्वारा किया जाए, मगर इनकी सेवाएं जो है कहां पर है, राज्यों में है। इस तरह से जो है इस राज्य पर नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से किसका है, वहां केंद्र का ही है। इस तरह से क्या हो गया, एकात्मक शासन की व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें और अगला और अंतिम विशेषता जो हम जो ले रहे हैं इस एकात्मक शासन की व्यवस्था में, वह है इसमें केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल, जैसे कि आप जानते हैं, उसमें जो प्रांत या जो स्टेट है इंडिया में, जैसे कि उसके राज्य प्रमुख के रूप में राज्यपाल होता है। ये उस राज्यपाल होता है केंद्र में। जैसे कि हमारे यहाँ जो है ये भारत है, अब इस भारत में जो है केंद्रीय स्तर में यहाँ पर केंद्र हो गया, और साथ में यहाँ पर जो है हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के जो है इसमें राज्यपाल है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, इनकी नियुक्ति जो होती है केंद्र के द्वारा होती है। मतलब इसको सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि केंद्र का एक एजेंट के रूप में ही काम कर रहा है, कहां पर, राज्य में। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, जिस नाम से जिस रूप में भी चाहे कह सकते हैं कि यह केंद्र का जो है एक तरह से जो है नियंत्रण राज्यों पर इसके माध्यम से भी हो सकते हैं। केंद्रीय एजेंट के रूप में राज्यपाल होता है ये। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि एकात्मक शासन की व्यवस्था में जो है इस प्रकार की उनकी विशेषताएं होती है। मतलब बहुत सार तरीके से यहां समझे कि एकात्मक शासन की व्यवस्था में ये जो केंद्र है, भारत में संघ है, केंद्र है, इनके पास में बहुत अधिक शक्ति होती है, सर्वाधिक शक्ति, ये भी कह सकते हैं सभी शक्ति प्राप्त होती है। ये एक सशक्त केंद्र होता है। वित्त की जो शक्ति है अनिवार्य रूप से केंद्र में निहित होती है, और इसमें जो इकाई है क्षेत्रीय इनका, वहां इनके अधीनस्थ होते हैं, और उनके बस एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। इस प्रकार से यह हो गया एकात्मक शासन की व्यवस्था। अब चलते हैं इसमें शासन व्यवस्था के दूसरे स्वरूप की तरफ। वह है संघात्मक या परिसंघात्मक शासन की व्यवस्था। वह है संघात्मक या परिसंघात्मक शासन की व्यवस्था। इनको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इनको जो है फेडरल सिस्टम, या फिर जो है कभी कभी इनको जो है संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है। मतलब ये शब्द आपको बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। तो एक टर्म से यूज किए हमने यहाँ पर जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था। इसी को दूसरे शब्दों में यहां भी कह सकते हैं परिसंघात्मक शासन की व्यवस्था।
या फिर इनको जो है परिसंघीय व्यवस्था भी कहा जाता है, जिनको या फिर जो इनको और आप संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था एक हो गया, दूसरे शब्द यूज किया मैंने इसमें संघात्मक शब्द यूज किया, और तीसरा जो है परिसंघात्मक या परिसंघीय। इंग्लिश में बहुत केवल और केवल एक ही नाम याद रखना है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम ये हो गया। अब इसकी संकल्पना को समझ लेते हैं पहले। ये फेडरल या संघात्मक शासन की व्यवस्था आखिर क्या होती है? तो बहुत सामान्य भाषा में आपको समझ लेना है कि एक तो इसमें जो है मूल रूप से जो है और अनिवार्य रूप से ये कहा जाए कि यहाँ पर एक संविधान होगा, यहाँ होगा एक संविधान, और संविधान जो है अनिवार्य रूप से बहुत ही कठोर होगा। इसका मतलब इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया जो है वहां काफी जटिल होंगे, आसान नहीं होगा। इनका मतलब ये हुआ कि ये तो कठोर संविधान हो गया, और इसमें जो है अधिकार क्षेत्र, जो क्षेत्रीय इकाई, इसमें जो क्षेत्रीय इकाई होंगे, इसमें जो इकाई होंगे, इकाई जो होंगे, चाहे मुख्य इकाई की बात करें चाहे वहां क्षेत्रीय इकाई की बात करेंगे, ये दोनों को जो शक्ति प्राप्त होगा, दोनों को जो शक्ति प्राप्त होंगे, दोनों को जो शक्ति प्राप्त होगा या जो अधिकार क्षेत्र होगा, दोनों की बात कर रहा हूं। तो इस तरह अगर दोनों में जैसे कि एग्जांपल लगा लेंगे, भारत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और भारत के साथ साथ इसमें जो क्षेत्रीय इकाई है, इस भारत में जो क्षेत्रीय इकाई है उनकी बात, भारत में जो है पर केंद्र है, केंद्र हो गया तो उनकी शक्ति वहां संविधान से, और साथ में जो अगर क्षेत्रीय इकाई के रूप में अगर मालूम है राज्य ले लो तो इनको भी शक्ति कहां से? संविधान से। तो इस प्रकार से जो है शक्ति जो कहां से प्राप्त हुआ? संविधान से प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ इनको जो भी अधिकार क्षेत्र दिए हैं राज्य को, उन मामलों में जो है ये राज्य पूरी तरह से स्वायत्त है, ठीक है, और यहाँ केंद्र के अधीनस्थ नहीं है। इसके पहले हमने डिस्कस किया, उसमें केंद्र एकात्मक शासन की व्यवस्था में केंद्र के वहां राज्य जो है अधीनस्थ होते हैं, मगर यहाँ पर कोई इस प्रकार से ऊपर और उसके नीचे ऐसा कोई अधीनस्थ ये नहीं है। तो बुनियादी संकल्पना संघात्मक शासन की व्यवस्था में ये होती है। ये इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ यहां भी होगा कि इनमें अनिवार्य रूप से कि इसमें अगर संघ और इसके क्षेत्रीय इकाई में अगर किसी प्रकार से अगर विवाद उत्पन्न हो गया, इसमें अगर किसी प्रकार से अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो विवादों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष या स्वतंत्र इसमें न्यायपालिका होगा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। तो इस प्रकार से जो इनकी बुनियादी संकल्पना होती है। अब इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताओं में जो है पहली विशेषता है कि इसमें संविधान के द्वारा, जैसे कि स्पष्ट डिस्कस कर दिया मैंने कि संविधान के द्वारा इसमें शक्ति और जो अधिकार क्षेत्र है उनका स्पष्ट रूप से विभाजन होगा। मतलब यह कह सकते हैं इस प्रकार की शासन व्यवस्था में शक्ति के विभाजन का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सिद्धांत इसमें स्पष्ट रूप से काम करता है। उनको स्पष्ट इसमें अधिकार क्षेत्र मिले होते हैं। पहली विशेषता तो यही हो गया। दूसरी विशेषता जो बताया मैंने जो है इसमें क्या होता है, यहाँ एक लिखित संविधान, लिखित और कठोर संविधान की इस व्यवस्था होती है, इनकी विशेषताएं होती है। लिखित और कठोर संविधान किस लिए? क्योंकि इसमें जो है विवादों ना हो, कोई विवाद ना हो, इसीलिए अधिकार क्षेत्र और उनकी जो शक्ति है उनको स्पष्ट रूप से बांट दिया जाता है एक कठोर और लिखित संविधान के द्वारा। यहां तो हो गया इस संघात्मक शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता। वैसे जो है तीसरी विशेषता जो है वह है इसमें सर्वोच्चता। जैसे बताया मैंने, यहाँ पर एक क्षेत्रीय इकाई संघ हो गया, दूसरी क्षेत्रीय इकाई जो है राज्य हो गया, मगर इसमें जो है सर्वोच्चता, इसमें जो सर्वोच्चता बनी होती है वह सर्वोच्चता बनी होती है संविधान का, वहां होता है संविधान का। जैसे कि भारत के संविधान है तो भारत के संविधान के नीचे ही जो है संघ भी है और साथ में राज्य भी है। इनके साथ साथ जो है इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जो है इसमें दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार का मतलब ये हुआ कि यहाँ सरकार एक तो जो होगा ये केंद्र का सरकार होगा, दूसरा सरकार केंद्र की सरकार होगा, और दूसरा जो सरकार होगा इसमें राज्य का सरकार होगा।
एक केंद्र सरकार और दूसरा जो है राज्य सरकार। दोहरी सरकार का हो गया, मतलब यहाँ पर राज्य स्तर पर भी एक सरकार होगा और केंद्र स्तर पर भी सरकार होंगे, और दोनों जो है अपने जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करेंगे। इनके साथ साथ जो है इस संघात्मक व्यवस्था में दो सदनी विधायिका की व्यवस्था होती है। दो सदनी विधायिका, जैसे कि आप सामान्य भाषा में अगर समझ ले कि भारत में जिस प्रकार की हमारी विधायिका है, भारत की विधायिका को जो है हम संसद के रूप में जानते हैं, और संसद में जानते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ साथ दो सदन, जिनमें एक उच्च सदन होता है जिनको हम जो है राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और इनके सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये। जबकि दूसरा और जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। जैसे कि वर्तमान में जो है लोकसभा का जो 18वां लोकसभा जिनका गठन हुआ जाना है, उनका भी चुनाव, और आज ही चुनाव है अंतिम चरण का उनका। तो वो बेसिकली जो है सीधे भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि राज्यसभा वाला मामला किस मामले में है, किस तरह का मामला है वो, उसमें राज्यों के द्वारा, राज्य के जो लोग निवासी है, राज्य के निवासी चाहे प्रत्यक्ष रूप से हालांकि चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से तो वहां राज्य के सदस्य होते हैं बेसिकली, इसलिए कहते हैं उनको राज्यसभा के सदस्य। और यहाँ जो है लोकसभा जनप्रतिनिधि या फिर कह सकते हैं लोकप्रिय सभा के वहां प्रतिनिधि। इस प्रकार से क्या हुआ कि दो सदनी इसमें विधायिका की व्यवस्था होती है। उसके बाद जो है तीसरे इसमें जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है, जो इनको अनिवार्य रूप से संघात्मक बनाता है, ये बहुत स्पष्ट ध्यान में रखना है कि शासन की व्यवस्था में जो है, इस संघात्मक शासन की व्यवस्था में अनिवार्य रूप से जो है उसमें विवादों के समाधान के लिए संघ और उसके जो क्षेत्रीय इकाई है, दोनों इकाइयों के बीच में, ये जो इकाई है और ये जो इकाई है, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उनके समाधान के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था होना अनिवार्य होता है। ये तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि इसमें एकात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है और साथ में जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है। हमने समझ लिया कि एकात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है और साथ में जो है संघात्मक शासन की व्यवस्था क्या होती है। अब वैसे ही थोड़ी समझ लेते हैं बहुत जल्दी में कि भारत में जो है शासन के स्वरूप किस प्रकार का है। भारत में शासन का स्वरूप जो है बहुत अब समझ में आ चुका होगा आपको कि भारत में शासन का स्वरूप किस प्रकार का हमारे लिए हो गया कि यहाँ पर हमारे लिए जो है अगर सामान्य परिस्थितियों में अगर देखिए इस भारत में शासन की जो व्यवस्था है तो यहाँ पर एक केंद्र है और दूसरा साथ में जो है क्षेत्रीय इकाई के रूप में यहाँ पर जो है राज्य भी है। तो यहाँ पर ये केंद्र इस स्तर में हुआ तो एक केंद्रीय शासन की व्यवस्था हो गया और साथ में यहाँ जो है राज्य के स्तर में है तो राज्य शासन की व्यवस्था हो गया। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या है, दोहरी शासन की व्यवस्था है, दोहरी शासन की व्यवस्था है। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों के बीच में अगर किस प्रकार से विवाद हुआ तो उनके निपटान के लिए जो है हमारे पास में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रदाता है, यहाँ भी हमारे पास में है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर भारत का जो संविधान है उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कुछ शक्ति इस तरफ केंद्र को और कुछ शक्ति इस तरफ जो है स्टेट को, दोनों को दे रखा है। इसका मतलब इसमें सर्वोच्चता किसकी है, तो संविधान की सर्वोच्चता है, इसमें संविधान की सर्वोच्चता है। इस तरह से ये अब ये तो हो गया सामान्य शासन की व्यवस्था में, सामान्य परिस्थितियों में ये हो गया। मगर साथ में जो है हमारे भारत के संविधान की ये अद्वितीय विशेषता है कि इसके साथ साथ जो है हम असामान्य परिस्थितियों में ये पूरी व्यवस्था जो है ये बदल जाती है, ये व्यवस्था बदल जाती है। बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है बदल जाने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है ये जो सामान्य परिस्थिति में है कि ये जो है असामान्य परिस्थिति या फिर कह सकते हैं आपातकाल के समय जो है शासन व्यवस्था ऐसी नहीं होती है। इस शासन व्यवस्था में पूरी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है और केंद्र के अधीनस्थ के रूप में क्षेत्रीय इकाई इन द सेंस जो राज्य है
इस केंद्र के जो है अधीनस्थ रूप में क्षेत्रीय इकाई जो राज्य है वो शासन की क्रियाओं को संचालित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसमें पूरी शक्ति अब कहां केंद्रित हो गई है? केंद्र में निहित हो गई है। ये केंद्र में निहित हो गई है और ये क्षेत्रीय इकाई है सिर्फ इनका एक अभिकर्ता के रूप में है, एक एजेंट के रूप में है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो स्वरूप किस प्रकार का हो गया? ऐसा प्रतीत होता है कि ये विशेषता किस में होती थी? एकात्मक शासन की व्यवस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो स्थिति है वो दोनों प्रकार की बातों को एक साथ में ले रहे हैं। दोनों प्रकार की, एक तरह कह सकते हैं कि संघात्मक का भी हो गया और साथ में ये भी हो गया एकात्मक का हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भारत में जो शासन की व्यवस्था का जो स्वरूप है, शासन का जो स्वरूप है, एकात्मक के साथ साथ वहां जो है परिसंघी भी है। मीन्स क्या हुआ? एकात्मक परिसंघ है। इसका मतलब यहां हो गया कि भारत में जो है, भारत की जो आत्मा जो है एक है, सशक्त है और वो अपने चरित्र में वहां जो है परिसंघी है। यही स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत में शासन की व्यवस्था का जो स्वरूप है, शासन का जो स्वरूप है वह अपने चरित्र में अपने जो है आत्मा में वहां एक है, जबकि चरित्र में कार्यात्मक रूप से वह परिसंघी है। मीन्स शासन का स्वरूप भारत में एकात्मक परिसंघ है। इस तरह से हमने दो संकल्पनाओं पर आज विचार किया, डिस्कस किया। ऐसी जो है और कुछ मौलिक संकल्पनाएं जिससे भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था और भारत में संविधान की पूरी प्रणाली है उनकी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आए, उनकी बहुत अच्छी समझ हम डेवलप कर सके, जिससे हम राज्य सेवा की जो परीक्षा है उसकी तैयारी को और बहुत मजबूत और सही दिशा दे सके और जिसका अंतिम परिणाम जो है हम अपने अंतिम चयन सूची में वहां नाम दर्ज करवा सके। ऐसी जो है इसीलिए इस तरह की मौलिक संकल्पनाओं की जो है और अलग अलग प्रकार से लेक्चर या उसकी समझ डेवलप करने का हम अलग अलग तरीके से प्रयास करेंगे। इसी क्रम फिर अगले जो लेक्चर जिस पर हम डिस्कस करेंगे वहां होगी भारत की शासन की प्रणाली, जिनमें भारत की शासन प्रणाली जो लोकतांत्रिक है तो लोकतंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकतंत्र की भारत में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, उनके स्वरूप किस प्रकार होते हैं, हम उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।